हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय ऐसा स्वागत है। आज हमारा 22 नवंबर है। आज की बात करेंगे, हमारा ये 22 नवंबर का डेट है। आज का जो हमारा जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगा वो हमारे पीटी मेंस इंटरव्यू के स्तर पर जो भी होगा मैं इसको आपके सामने डिस्कस करूंगा। कृपया वीडियो को शुरू से लेकर आज तक जरूर देखेंगे। अगर जो भी हमारे अभी चैनल पे को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आगे हमारे आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, बात करेंगे ई कॉमर्स कंपनियां। बात करेंगे क्या है कि पैसे देकर फर्जी रिव्यू नहीं करा पाएंगी ई कॉमर्स कंपनियां। मतलब ऑनलाइन कारोबार करने वाली ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं उसको कंपनियों को फर्जी रिव्यू मतलब समीक्षा को लेकर सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। फर्जी रिव्यू दिखाने वाली ऐसी वेबसाइट पर चरणबद्ध तरीके से शिकंजा कसा जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव जो हैं रोहित कुमार सिंह ने इसकी जिम्मेवारी नियमावली जारी करते हुए बताया कि यह 5 नवंबर से 25 नवंबर से ये लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से जहां अच्छी सेवा और उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को लाभ होगा, वहीं उपभोक्ताओं को ठगने वालों पर करने में नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। ये उन्होंने कहा है। क्या आगे चलेंगे चाहिए, इससे ग्राहकों को क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में अगर हम बात करें तो ग्राहकों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ग्राहकों को क्या होगा, ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ता सेवाओं और उत्पादों को खरीद सकते हैं, खरीद करते हैं। ग्राहकों को भ्रमित करने के लिए कुछ कंपनियां फर्जी रिव्यू और रेटिंग कराती है, और ट्रैवल बुकिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर रिव्यू और स्टार रेटिंग काफ़ी मायने रखती है। ऐसे में घटिया उत्पादों और सेवाओं को बढ़िया रिव्यू और स्टार रेटिंग नहीं मिलेगी तो आम उपभोक्ता इससे दूर रहने में ही भलाई समझेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था। आगे चलें तो यहाँ पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की मुहिम चल रही है प्रमाण। इसके बारे में अगर बात करें तो डिजिटल क्या है, तो आगे जो हमारा जो भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण जो यूआईडीआई है द्वारा पिछले साल शुरू की गई फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली ने चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों और 80 साल से अधिक उम्र के सामान्य बुजुर्गों के लिए जीवित होने का प्रमाण प्रमाण होगा देना आसान कर दिया है। बुजुर्ग एक ऐप के सहारे बुजुर्ग एक ऐप के सहारे घर बैठे अपने जीवित होने का प्रमाण बैंक दे सकते हैं। पहले इसके लिए उन्हें बैंक जाना पड़ता था। इस संबंध में शुरू किए गए विशेष अभियान में अब तक 3 लाख बुजुर्ग फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जीवित होने का प्रमाण दे चुके हैं। ज्ञात हो कि पेंशन जारी रखने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए हर साल जीवित होने का प्रमाण देना अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जो हमारे जितेंद्र सिंह हैं, उनके अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 2014 में ही पेंशनधारियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करने का प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इसके लिए बैंकों में फिंगरप्रिंट और आइरिस बायोमेट्रिक के जरिए पेंशनधारियों को जीवित होने का प्रमाण लिया जाता था। 2014 के पहले डॉक्टर से यह प्रमाण पत्र बनवा कर देना पड़ता था। हालांकि 2020 में कोरोना में महामारी के बाद बुजुर्गों के लिए अत्यधिक खतरे को देखते हुए डाक विभाग के कर्मचारियों ने के माध्यम से फिंगरप्रिंट और आइस जुटाने का काम किया गया। फिंगरप्रिंट लेने में कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए यूआईडीआई ने फेस ऑथेंटिकेशन की एक नई तकनीक विकसित किया है। अब देख लेंगे। आगे है, कोर्ट ने कहा कि नक्सलवाद पर हमें सख्त होना होगा। अभी अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजापुर में एक गांव था, उसमें 17 मई 2013 को एक हुए कथित नरसंहार के एसआईटी जांच की मांग संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करने के दौरान केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नक्सलवाद पर हमें सख्त रहना होगा। इस नरसंहार में 8 लोग मारे गए थे और सीबीआई की जांच पहले से इस मामले की जांच कर रही है। इस पे सोलिसिटर जनरल जो हमारे संग हैं तुषार मेहता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलिसिटर जनरल कौन है, तो तुषार मेहता है। अभी उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो नक्सली घटना वाले स्थल पर अपनी तथ्यान्वेषी टीमें भेजते हैं। ऐसी तथ्यान्वेषी टीमें पूर्व निर्धारित निष्कर्ष पेश करती है जिनमें सुरक्षा बलों की गलती बताई जाती है और फिर अदालतों में याचिकाएं दाखिल की जाती है। शीर्ष अदालत क्या करती है, उस पर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें जांच के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर के अधिकारियों की एक एसआईटी गठित करने और कथित नरसंहार में शामिल संयुक्त बल के सदस्यों पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है। साथ ही इसमें पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजे का भुगतान करने के निर्देश की मांग भी की गई है। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने शुरुआत में कहा कि मामला गंभीर और नक्सली घटना से जुड़ा है, नक्सलवाद पर हमें सख्त होना होगा। उनका कहना था कि घटना की सीबीआई जांच जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी और 30 नवंबर तक अदालत
अदालत जो है अदालत में अपनी अंतिम स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। पीठ मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। आगे चलें कि अरुण गोयल, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण गोयल को सोमवार को चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार संभाल लिया गया। ये पीटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चुनाव आयुक्त को बनाया गया है, का प्रभार मिल गया है किनको, तो अरुण गोयल को। ये पीटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। भारत में सभी का समान रूप से हो रहा उत्थान, मतलब भारत का जो उत्थान है पिरामिड आकार में नहीं हो रहा बल्कि पहाड़ी रूप में हो रहा है, जिसके सभी हिस्से लाभान्वित हो रहे हैं। यह बात कतर के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा। धनखड़ कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के निमंत्रण पर वहां की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। अमीर ने दुनिया के प्रमुख देशों के नेताओं को फुटबॉल विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा, मौजूदा व्यवस्था में किसी को भी देश की प्रगति की रफ्तार को बाधित करने की इजाजत नहीं है। सरकार सभी के कल्याण के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। सभी का कल्याण हो, यह हमारे विचारधारा में है। कहा कि भारत में अब चीज़ें आसान हो रही है क्योंकि सरकार जो है सो प्रक्रिया में अपनी भागीदारी कम करती जा रही है। भारत में शासन व्यवस्था सुचारू हो रही है। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के चुनाव का उल्लेख करते हुए धनखड़ ने कहा, संदेश गया है कि एक आदिवासी महिला भी राष्ट्रपति भवन में पहुंच सकती है। यह देश में महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने शासन में सबकी भागीदारी के सर्वोच्च मानदंडों को स्थापित किया है। समाज के आखिरी व्यक्ति को सुविधाजनक जीवन देने के लिए भारत सरकार प्रत्येक देशवासी को शौचालय की सुविधा और पाइप के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित कराने के लक्ष्य को तेजी से पूरा कर रही है। बड़ी संख्या में मिलने आए भारतीय मूल के लोगों के कार्यों और सराहना पर व्यक्त करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति ने कहा कि आप सब भारत और कतर के संबंधों की मजबूती के सूत्रधार हैं। तो ये सब चीज़ें उन्हें वहाँ कहा है। ठीक है, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ हमारा है, ये तो हो गया हमारा नक्सलवाद कर लिए। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट चीज़ें। चीनी सीमा पर रडार क्षमता बढ़ा रही है, मतलब भारत जो है चीन से लगने वाले जो अपनी सीमा पर रक्षा व्यवस्थाओं को चौक जुबंद करने में लगा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमाओं पर वायुसेना के रडारों की क्षमता बढ़ाई जा रही है, जिससे वे सैकड़ों किलोमीटर दूर से चीन के विमानों को आवागमन पर नजर रख सके। वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC के करीब रडारों की क्षमता बढ़ाने पर 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने की योजना है। लद्दाख में उच्च क्षमता वाले रडार लगाने पर काम शुरू हो गया है। आगे अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक का, कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है, तो फर्जी फार्मासिस्टों और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बिहार सरकार को सोमवार को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत उसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकती। जस्टिस MR शाह और जस्टिस MS सुदेश की पीठ ने फार्मासिस्ट मुकेश कुमार द्वारा राज्य में प्रैक्टिस करने के खिलाफ फर्जी फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2019 को कुमार से फर्जी चिकित्सकों के नाम को कहा था कि ताकि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके। पीठ ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है। पीठ ने क्या कहा कि ये गंभीर मुद्दा यह सुनिश्चित करना बिहार सरकार का कर्तव्य है कि राज्य में फर्जी फार्मासिस्टों द्वारा एक भी अस्पताल या फार्मेसी नहीं चलाई जाए। हम राज्य सरकार को लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करने दे सकते। पीठ ने कहा कि अगर कोई प्रशिक्षित व्यक्ति गलत दवा या गलत खुराक देता है तो यह लोगों के लिए खतरनाक साबित होगा। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बिहार जैसे राज्यों में समस्या फर्जी फार्मासिस्टों तक सीमित नहीं है बल्कि फर्जी डॉक्टरों का भी है। कुमार की ओर से पेश की वकील रचिता राय ने कहा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गठित तथ्यान्वेषी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियां दी गई हैं। बिहार सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि यदि कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो राज्य सरकार कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बिहार राज्य फार्मेसी परिषद निष्क्रिय है। पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा कि यह सवाल नहीं है कि शिकायत दर्ज होने पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं, बल्कि फर्जी फार्मासिस्टों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी उसका मामला है। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या बिना क्षति पहुंचाए ज्ञानव्यापी परिसर की कार्बन डेटिंग संभव है। तो उसके बारे में अगर बात करें तो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी परिषद की कार्बन डेटिंग जो सहित
वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सोमवार को सुनवाई किया है। हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई से पूछा गया क्या बिना क्षति पहुंचाए ज्ञानवापी परिषद के कार्बन डेटिंग की सुविधा की कार्बन डेटिंग की जा सकती है। न्यायमूर्ति जे मुनि ने लक्ष्मी देवी और 3 अन्य पुनरीक्षण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में गवाही नहीं हो सकती और आकार को बिना नुकसान उसकी आयु का निर्धारण किया जाना जरूरी है। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव धर्मार्थ विभाग से भी जवाब मांगा है और इस मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। चीन से भेजे गए कैमरे वो ड्रोन, मतलब चीन से चेन्नई फिर वहां से कोलकाता भेजे गए कैमरे वो ड्रोन कैमरों को लेकर किया जा रहा है। युवक भागने में सफल रहा। केंद्रीय एतबार टीम एवं शुल्क बोर्ड कस्टम ने कोलकाता जोन की टीम के मध्य कोलकाता से 4 अत्याधुनिक कैमरे और गुणवत्ता वाले 4 ड्रोन जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि जब्त किए कैमरों का इस्तेमाल भारतीय सेना के जवान करते हैं। बरामद ड्रोन से रात में ऊंचाई से स्पष्ट तस्वीर ली जा सकती है। हालांकि इन कैमरों को लेकर जा रहा युवक भागने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो कस्टम विभाग के अधिकारियों को खबर मिली थी कि मध्य कोलकाता से एक युवक कुछ संदिग्ध सामान लेकर कहीं जा रहा है। इस सूचना के बाद टीम सतर्क हो गई। इसी दौरान कस्टम की टीम को आर एन मुखर्जी रोड स्थित मैंगो लेन में एक युवक की गतिविधियों पर संदेह हुआ। उसके हाथ में एक बैग था। टीम के सदस्य उसका पीछा करने लगे तो यह देख युवक बैग को सड़क किनारे फेंक दिया। कस्टम की टीम ने जब उस बैग को खोला तो उसमें 4 ड्रोन और 4 अत्याधुनिक कैमरे मिला है। सौर ऊर्जा और आईटी क्षेत्र को स्वदेशी शक्ति देगा नैनो सिल्वर पेस्ट। ये आपका साइंस टेक का टॉपिक है। बीपीएससी में भी है, इस सेकंड पेपर में यूपीएससी में भी है। इस टॉपिक की अगर बात करें कि भारत को क्या है, तो भारत को अब सोलर पैनल, मदरबोर्ड चिप, बायोसेंसर जैसे उपकरणों में प्रयोग होने वाले माइक्रो सिल्वर पेस्ट के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने विदेश से बाहर नैनो सिल्वर पेस्ट का निर्माण शुरू कर दिया है। वैज्ञानिक डॉक्टर फरींद्रनाथ पांडे ने टीम के साथ यह शोध किया है, जिसके आधार पर बीएचयू के अटल इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े स्टार्टअप द्वारा 15 से 20 किलोग्राम नैनो सिल्वर पेस्ट प्रतिदिन बनाया जाएगा। और इससे क्या होगा, यह जो है इस स्वदेशी पेस्ट से न सिर्फ उपकरणों की लागत घटेगी बल्कि इनकी क्षमता भी कई गुना बढ़ेगी। इससे क्या होगा, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग सस्ता होगा और परोक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण में मजबूती मिलेगी। जर्मनी, अमेरिका, यूके, ताइवान, सिंगापुर आदि देश से माइक्रो सिल्वर पेस्ट आयात करने पर भारत अभी हर वर्ष 30,000 करोड़ रुपये खर्च करता है। बहुत ही ये है। आगे है, इसके बारे में हम देखेंगे कि कहा जा रहा है कि बेहतर परिणाम देने में सक्षम बना पेस्ट, मतलब नैनो सिल्वर पेस्ट से सौर और आईटी क्षेत्र में जुड़े उपकरणों के चांदी की मात्रा में 25% की कमी आएगी। यह आयातित माइक्रो सिल्वर पेस्ट की अपेक्षा बेहतर परिणाम देने वाला है। एक सोलर पैनल में 0.1 ग्राम पेस्ट का प्रयोग होता है। चांदी विद्युत ऊर्जा की सुचालक होती है और इसमें ऑक्सीकरण नहीं होने से जंग नहीं लगती। सर्किट और परत बेहद टिकाऊ होती है। बायोनेस्ट के विज्ञानी डॉक्टर दुर्गेश नारायण सिंह कहते हैं कि हमारा प्रयास है कि भारत जल्द ही नैनो सिल्वर पेस्ट का निर्यात भी कर सके। बहुत ही अच्छा चीज़ है। आगे चलेंगे। जोखिम बढ़ाता जनसंख्या संतुलन, मतलब हमारे देश की हमारे विश्व की जनसंख्या जो अभी 8 अरब के आंकड़े को पार कर गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगले साल वर्ष जो है चीन को पछाड़ कर भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इसके बाद भारत की आबादी 2064 तक लगातार बढ़ती रहेगी। दुनिया की आबादी 7 से 8 अरब होने में 12 वर्ष लगे और इसमें सबसे अधिक योगदान भारत का रहा है। निम्न आय और निम्न मध्यम वर्ग आय वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि का रुझान दिखा है। अगले कुछ दशकों में यह सिलसिला कायम रहने का आसार है। भारत के लिए इसके गहरे निहितार्थ होंगे। न केवल इस कारण कि अधिक लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था करनी होगी बल्कि इसके सामाजिक, राजनीतिक परिणाम भी दिखेंगे, क्योंकि विभिन्न धार्मिक समुदाय में जनसंख्या वृद्धि असमान एवं असंगत है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा से हफ्तों पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय हुसैन ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी, जो हिंदू मानस को लंबे समय से उद्धृत हुए हैं। यह मुद्दा भारत में बदल रही धार्मिक जनसंख्या और कुछ दशकों से हिंदू जनसंख्या में आई गिरावट से जुड़ा है। हुसैन ने कहा कि सीमा पार घुसपैठ और मतांतरण से भी जनसंख्या की परिवर्तित हो रही है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण की नीति अत्यंत आवश्यक हो गई है। उनके अनुसार सरकार ऐसी सार्वभौमिक नीति बनाए जो सभी धार्मिक समुदाय और भौगोलिक क्षेत्र पर लागू हो। उन्हें सख्त मतांतरण विरोध कानून की आवश्यकता भी जताई है। पिछले 50 वर्षों में जनगणना के आंकड़े की जांच पड़ताल करें तो स्पष्ट दिखेगा कि जनसंख्या की परिवर्तन की दिशा किस प्रकार हिंदुओं के प्रतिकूल है। इसको आप देख लेंगे चीजों को। सबकी पहुंच में हो चिकित्सा, मतलब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें मेडिकल कॉलेजों के ट्यूशन फीस 3 गुना तक बढ़ाने की अनुमति निजी
मेडिकल कॉलेज संचालकों को दी गई थी। इस निर्णय में न्यायमूर्ति एम आर शाह और सुधांशु धुलिया की पीठ द्वारा यह टिप्पणी कहा गया महत्वपूर्ण है कि शिक्षा मुनाफे कमाने का कारोबार नहीं है। वस्तुतः यह कथन हमारी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी खामियों और विनियमन में मनमानी को भी रेखांकित करता है। हमारी सरकारें स्वास्थ्य के बुनियादी अधिकार को लेकर तीसरे दावे करती है, लेकिन नीतियों को देखा जाए तो एलोपैथी चिकित्सा शिक्षा में एक सिंडिकेट के कारोबारी ही थी अधिक परिलक्षित होते हैं। 2014 तक चिकित्सा शिक्षा को जिस अभिजन मानसिकता के साथ विनियमित किया गया उसने स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को दुरूह बनाने की ही काम किया। इस बात को सरकारों ने भी कभी स्वीकार नहीं किया। भारत में चिकित्सा शिक्षा और संबद्ध शिक्षा सेवाओं को ऐसे डिजाइन किया ऐसे ठीक है, आगे बात करें, ऐसे डिजाइन किया जा सकता है कि पूरी दुनिया के लिए हम मानव संसाधन आपूर्ति के लिए शामिल हो सकते हैं। डॉक्टरी पेशे को एक तरह से अभिजन वर्ग के लिए ही अधिमान्यता देती नीतियों का नतीजा था कि वर्ष 1950 से 2015 के कालखंड में देश में केवल 6 मेडिकल कॉलेज प्रतिवर्ष खोले जाए। भारत में चिकित्सा संस्थानों में एक अस्थायी भेदभाव आरंभ से ही बरकरार रहा है। स्वतंत्रता के बाद हमारी आबादी को तो 7 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन देश में अस्पताल अब दोगुने भी नहीं बढ़े हैं। अभी इस चीज़ को बढ़ाने की जरूरत है हमारे देश में, आपको क्या कहते हैं, अस्पतालों की। अगर बात करेंगे तो आंकड़ों की सुरक्षा का सवाल डाटा के बारे में है कि वर्तमान में प्रचलित जो इन्फोनोमिक्स यानी आंकड़ों पर आधारित अर्थशास्त्र का महत्व कि विश्वव्यापी हो गया। डाटा आज एक बड़ी पूंजी है। हमारा जो डाटा है आज की अगर बात करें, अभी का जो में डाटा एक बड़ी पूंजी है। यह डाटा का ही कमाल है कि गूगल और फेसबुक जैसे अपेक्षाकृत नई कंपनियां विश्व की बड़ी और लाभकारी कंपनियां बन गई। डाटा ही वह ईंधन है जो अनगिनत कंपनियों को चलायमान रखने के लिए जिम्मेदार है। वे चाहे तमाम तरह के ऐप्स हों या विभिन्न इंटरनेट मीडिया साइट्स उपभोक्ताओं के लिए लगभग मुक्त है। जो असल में जो चीज़ हमें मुफ्त दिखाई दे रही है वह सुविधा हमें हमारे संवेदनशील निजी डाटा के बदले मिल रही है। इनमें से अधिकांश कंपनियों उपभोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को संभाल पाने में असफल रहती है। इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि आंकड़ों की चोरी और उनके दुरुपयोग के रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। वर्ष 2020 में फेसबुक ने लगभग 86 अरब डॉलर और गूगल 181 अरब डॉलर विज्ञापन से कमाए। लगभग संपूर्ण विश्व में आज खोज का पर्याय बन चुकी कंपनी का नाम है गूगल। उसका नाम क्या है? बड़ी कंपनी, उसका नाम है गूगल। गूगल इंटरनेट का प्रवेश द्वार है और खोज विज्ञापन के बाजार में इसका सर्वाधिक हस्तक्षेप है। अस्तित्व में आने के बाद से गूगल हमारे जीवन में घुसपैठ बढ़ाता जा रहा है। सर्च इंजन से शुरू हुआ इसका सफर ईमेल, फोटो, वीडियो और न जाने कितनी सेवाओं को जोड़कर हमारे जीवन को आसान करता रहा। परंतु गूगल और उस जैसी तकनीकी कंपनियों का एक और चेहरा है जो अपने लाभ को बढ़ाने के लिए उपभोक्ता को निजी जानकारियों को अनधिकृत उपयोग करता है। ताज़ा मामला अमेरिका का है, जहाँ के 40 राज्यों ने गूगल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। मिशिगन के अटॉर्नी जनरल डाना नेसल का कार्यालय ने इस मामले पर बताया कि 40 राज्यों ने गूगल पर यह कार्रवाई लोकेशन ट्रैकिंग मामले में की है। कंपनी का यह आरोप लगा है कि वह लोकेशन ट्रैकिंग प्रैक्टिस के जरिए ग्राहकों को गुमराह कर रही थी। ठीक है, अगर बात करें तो इस पर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी। ये आपका साइंटिफिक का भी मुद्दा है, टॉपिक है। कहा जा रहा है इस तरह से देश में हर मिनट असंख्य मात्रा में आंकड़ों का सृजन हो रहा है, परंतु इसका बड़ा लाभ इंटरनेट के व्यवसायिक कंपनियों को में लगी कंपनियों को हो रहा है। ऐसे आंकड़ों की सुरक्षा का बड़ा सवाल कायम हुआ है। आगे बात करें हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य पदार्थों के नियमों का मसौदा जारी किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है FSSAI ने आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य पदार्थों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया। इनमें आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों से निर्मित खाद्य सामग्री बनाने, बिक्री और आयात के लिए नियामक से पूर्व अनुमति लेने का प्रस्ताव किया गया है। मसौदे पर 60 के दिन के अंदर सुझाव मांगे गए। FSSAI के अनुसार प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उपयोग के लिए लक्षित अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों GMO पर लागू होंगे। एक बार लागू होने के बाद ये नियमन GMO से उत्पादित खाद्य सामग्री पर भी लागू होंगे जिनमें संशोधित DNA होता है, और साथ ही GMO के उत्पादित खाद्य सामग्री पर भी लागू होता है जिसमें संशोधित DNA नहीं होता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, तो रोजगार सृजन में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र अव्वल है। अगर देखा जाए तो सभी सेक्टर के निर्यात में जहां गिरावट देखने को मिल रहा है, वहीं पिछले 6 महीनों में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश के साथ रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है। इस हर महीने प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें लगभग 20,000 रोजगार का सृजन हो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार की तरफ से दिया जाने वाला विशेष प्रोत्साहन है। इसके अलावा 2020 में शुरू होने वाला PLI जो स्कीम है हमारा, PLI स्कीम के तहत उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने पर
उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने पर मिलने वाले इंसेंटिव भी तेजी से आई है और पिछले महीने वस्तुओं के कुल निर्यात में 16.6% की गिरावट रही है। आगे चलें तो हमारा ये जो है क्या है कि जनरल बाजवा मतलब ANI की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की सेवानिवृत्ति में जबकि करीब हफ्ता भर बढ़ा गया। एक पत्रकार ने पिछले 6 वर्ष में उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति में तेजी आई वृद्धि की रिपोर्ट प्रकाशित किया है। पाकिस्तान में खोजी पत्रकारिता करने वाली वेबसाइट फैक्ट फोकस में प्रकाशित लेख में पत्रकार अहमद नूरानी ने बताया है कैसे बाजवा के कुछ रिश्तेदार कारोबार शुरू करने के थोड़े ही समय में पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में क्या किया है तो फार्म हाउस के मालिक बन गए और विदेश में संपत्ति भी खरीद लिया है। रिपोर्ट में आंकड़ा भी दिया गया है जो बाजवा की पत्नी आयशा अमजद का बहू मानर सबीर आदि रिश्तेदारों के वित्तीय लेन देन है। बात करें आगे है हमारा IR का टॉपिक होगा आगे कि भारत अमेरिका संबंध बहुत ही प्रगाढ़ रहा है। अमेरिका ने कहा है क्या है IR का टॉपिक है BPSC में आपका पेपर 1 और UPSC में आपका सेकंड पेपर में है क्या है कि अमेरिका ने कहा है कि भारत का संबंधों की दृष्टि से 2022 बहुत ही बड़ा वर्ष रहा है, अगला वर्ष और भी बड़ा होगा। अमेरिका के प्रधान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने रविवार को कहा कि बाइडेन प्रशासन इन संबंधों को विश्व में सबसे अधिक फलदायी संबंधों के रूप में देखता है। जॉन फाइनर ने इस वर्ष इंडोनेशिया के बाली सम्मेलन में आयोजित G20 सम्मेलन में आम सहमति बनाने में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने रविवार को सैकड़ों भारतीय की मौजूदगी में कहा कि अमेरिका और राष्ट्रपति जो बाइडेन जब भी वैश्विक एजेंडा को आगे बढ़ाने में सहयोग की जरूरत समझते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सूची में बहुत ऊपर होते हैं। कहा 2023 में यह संबंध और बड़ा आकार लगा क्योंकि क्वाड सम्मेलन और भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक होने वाली है। इससे द्विपक्षीय संबंधों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी समन्वय को दीर्घकालिक रणनीति के तहत मजबूत किया जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो चलें आगे। तो आगे का टॉपिक अगर बात करें तो आगे का टॉपिक यहीं तक हम लोग हैं, आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। ठीक है, चलिए। तो कृपया जो भी हमारे वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया आप उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगर आगे जो आने वाले नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और हमारा जो आज से अगर बात करें जो भी 68 BPSC देंगे उनके लिए रिवीजन बैच स्टार्ट हो रही है। और कल से हमारा 67 का जिनका PT हुआ वो लोगों के लिए मेंस का GS2 पेपर के लिए हम लोग स्पेशली वर्क कर रहे हैं, उसको वो भी स्टार्ट हो रहा है। कृपया जो भी लोग 68 BPSC देने जा रहे हैं वो कृपया इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, बहुत ही फायदा होगा चीज़ें आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।